सोचो एक बार एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ 90 साल के लोग खेतों में काम करते हैं, जहाँ 100 साल के लोग हंसते हैं, गाते हैं, दोस्त बनाते हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं, बस जीना, पूरी तरह से जीना। ये जगह रियल है, जापान के एक छोटे से आइलैंड पर, ओकिनावा, जिसे दुनिया कहती है द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स। यहाँ लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ सेंटनेरियंस मतलब 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि साइंटिस्ट हैरा है। लेकिन और भी हैरा करने वाली बात, ये लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, ये लोग खुशी से जीते हैं, मीनिंगफुली जीते हैं, पर्पसफुली जीते हैं। और जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा, आपकी लॉन्जेविटी का राज क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं, आप सुबह उठने का रीज़न क्या है, उनका जवाब एक ही वर्ड था, एक कॉन्सेप्ट, एक फिलॉसफी, इकिगाई। इक ई गा ई। ये वर्ड तुम्हारे मुंह में रखने पर कुछ अलग ही फील होता है, जैसे कोई दूर से आवाज़ आ रही हो, जेंटल, वार्म, पर्पसफुल। इकी का मतलब है लाइफ, गाय का मतलब है वर्थ, वैल्यू, मीनिंग। इकीगाई मतलब दैट विच मेक्स योर लाइफ वर्थ लिविंग। वो चीज़ जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है, वो चीज़ जिसके लिए तुम जीते हो। और आज इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें उस कॉन्सेप्ट की जर्नी पर ले जाऊंगा, स्लोली, जेंटली, लविंगली। क्योंकि ये बुक सिर्फ ओकिनावा के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे पर्पस के बारे में, तुम्हारी खुशी के बारे में, तुम्हारी जिंदगी के बारे में। चलो जापान चलते हैं। पार्ट 1, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन, दो राइटर्स की जर्नी। दो दोस्त हैं, फ्रांसिस्क मिरालेस, एक स्पेनिश राइटर, फिलोसोफर और म्यूज़िक लवर, हेक्टर गार्सिया, एक स्पेनिश इंजीनियर जो जापान में शिफ्ट हो गया, जो इस कल्चर से डीपली इन लव हो गया। दोनों को एक ही सवाल सता रहा था, कुछ लोग इतनी मुश्किल दुनिया में भी खुश क्यों होते हैं, कुछ लोग इतनी उम्र में भी इतने अलाइव क्यों होते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के हर दिन में मीनिंग क्यों ढूंढते हैं। तो दोनों जापान गए, स्पेसिफिकली ओकिनावा गए, वहाँ के ओल्डेस्ट, हैप्पीएस्ट, मोस्ट पर्पसफुल लोगों के पास गए, उनसे बात की, उनके साथ खाना खाया, उनके रूटीन्स ऑब्जर्व किए, और जो उन्होंने सीखा वो इस बुक में है, जो मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा। ये ऑडियो बुक एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये सेल्फ हेल्प लेक्चर नहीं है, ये एक इनविटेशन है, अपनी खुद की इकिगाई ढूंढने का इनविटेशन। तो कंफर्टेबल हो जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और चलो जर्नी शुरू करते हैं। पार्ट 2, द जर्नी। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। सोचो अपनी सुबह के बारे में। जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, पहला थॉट क्या आता है? क्या तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, आज ये करना है, आज ये बनाना है, आज ये अचीव करना है? या क्या तुम्हारे अंदर एक हैवीनेस होती है, फिर एक दिन, फिर वही रूटीन, फिर वही मोनोटनी? ऑनेस्टली सोचना, क्योंकि ये सवाल ही तुम्हारी इकिगाई का स्टेटस बताता है। ओकिनावा में एक 102 साल की औरत है। हर सुबह वो उठती है 5 बजे, अपना गार्डन वाटर करती है, अपने नेबर्स के लिए चाय बनाती है, अपने हाथ से पेंटिंग्स करती है। कोई यूज़ फोर्स नहीं करता, कोई यूज़ पे नहीं करता। वो ये इसलिए करती है क्योंकि ये उसकी इकिगाई है। यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इकिगाई कोई ग्रैंड पर्पस नहीं है,
इकिगाई कोई वर्ल्ड चेंजिंग मिशन नहीं है। इकिगाई हो सकता है अपनी बेटी को स्कूल से लेने की खुशी, हर सुबह कॉफ़ी की पहली सिप का रिचुअल्स, गार्डन में नए फूल देखना, अपने दोस्त के साथ हंसी। जापान में लोग कहते हैं इकिगाई इज़ नॉट समथिंग ग्रैंड, इट्स समथिंग स्मॉल दैट गिव्स यू जॉय एवरी डे। लेकिन हमारे लाइफ में हम इन स्मॉल जॉयज़ को इग्नोर करते हैं। हम बड़े गोल्स चेज़ करते हैं, बिग सक्सेस, बिग मनी, बिग रिकग्निशन, और इन चेजिंग के चक्कर में हम अपना इकिगाई मिस कर देते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो ऑलरेडी हमारे रूटीन में छुपी हुई है। एक मोमेंट सोचो, क्या है तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हें जेन्युइनली, साइलेंटली, डीपली खुशी देता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रिवॉर्ड के, बस इसलिए क्योंकि वो तुम्हें अलाइव फील कराता है। वो तुम्हारा इकिगाई का सीड है। मोआई, द पावर ऑफ कम्युनिटी। ओकिनावा में एक और कॉन्सेप्ट है, मोआई। मोआई मतलब एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं जिंदगी भर। जब तुम ओकिनावा में पैदा होते हो तो नेचुरली एक मोआई बन जाता है। कुछ 5-6 लोग जो तुम साथ स्कूल जाते हो, जो तुम साथ खेलते हो, जो तुम साथ आधे हो, और ये लोग ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहते हैं। जब तुम स्ट्रगल करते हो, मोआई सपोर्ट करता है। जब तुम सेलिब्रेट करते हो, मोआई साथ आता है। जब तुम बीमार होते हो, मोआई खाना लाता है। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग। रिसर्च कहती है लोनलीनेस एक मेजर फैक्टर है अर्ली डेथ का। स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस है लोनलीनेस। ओबेसिटी से ज़्यादा हार्मफुल है आइसोलेशन। और मोआई लोनलीनेस का एंटीडोट है। सोचो अपनी लाइफ में क्या है तुम्हारा मोआई। वो 2-3 लोग जो जेन्युइनली तुम्हारे लिए है। अगर नहीं है तो शायद यही तुम्हारा पहला काम है, कम्युनिटी बिल्ड करना। क्योंकि इंसान अकेला नहीं जी सकता, इंसान ट्राइब में थ्राइव करता है। और चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स, लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दुनिया में 5 जगहें हैं जहाँ लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, सबसे खुश रहते हैं, सबसे हेल्दी रहते हैं। इन्हें कहते हैं ब्लू जोन्स। ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया। अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग खाना, लेकिन कुछ चीज़ें सब में कॉमन हैं, और ये चीज़ें साइंस को भी हैरा करती हैं। सीक्रेट नंबर 1, हरा हचीबू। ओकिनावा में एक रूल है खाने का, हरा हचीबू। इसका मतलब है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। पेट भर के मत खाओ, जब 80% भूख मिट जाए रुक जाओ। सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फूड सिग्नल्स प्रोसेस करने में 15-20 मिनट्स लेता है। जब तुम्हें लगता है तुम 80% फुल हो, एक्चुअली तुम 20 मिनट्स बाद 100% फुल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम 100% फुल होने तक खाते रहो तो एक्चुअली तुम 120% हो जाते हो। और ये ओवर ईटिंग ईयर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, वेट गेन और डिजीज़ क्रिएट करती है। ओकिनावंस अपना प्लेट हमेशा कलरफुल रखते हैं, 7-8 डिफरेंट चीज़ों से भरा, स्मॉल पोर्शंस, मैनी वैरायटीज़, और वो टेबल पे बैठ के खाते हैं, माइंडफुली, स्लोली, ग्रेटफुली। तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं? क्या तुम फ़ोन देख के खाते हो,
क्या तुम जल्दी जल्दी खाते हो? क्या तुम सिर्फ तब रुकते हो जब स्टमक ऑलरेडी स्टफ्ड हो? छोटा सा चेंज, आज से थोड़ा स्लो खाओ, हरा चीबू 80% पर रुक जाओ और देखो कितना डिफरेंट फील होता है। सीक्रेट नंबर 2, मूव नेचुरली, इकिगाई ऑफ द बॉडी। ब्लू जोन में लोग जिम नहीं जाते, सीरियसली। कोई इंटेंस वर्कआउट रूटीन नहीं, कोई एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं नेचुरली। गार्डन में काम करना, पैदल चलते रहना, हाथ से खाना बनाना, अपना घर खुद साफ करना, ये नेचुरल मूवमेंट है। और साइंस कहती है ये इंटेंस वर्कआउट से बेटर है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट एक स्पाइक है, लेकिन नेचुरल मूवमेंट कंसिस्टेंट है। लो इंटेंसिटी लेकिन कांस्टेंट, और कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स इंटेंसिटी। ओकिनावा में एक 98 साल का मर्द है। वो हर दिन 2 किलोमीटर वॉक करता है, अपना खाना खुद उगाता है, अपना घर खुद साफ करता है। जब रिसर्चर्स ने पूछा तुम इतने हेल्दी क्यों हो, वो हंसा और बोला, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं बस काम करता रहता हूँ। प्रोफाउंड। सीक्रेट नंबर 3, स्ट्रेस द साइलेंट किलर। सब ब्लू जोन लोगों में एक और कॉमन चीज़ है, वो स्ट्रेस से बचते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि उनकी लाइफ इजी है, उनके भी प्रॉब्लम्स है, उनके भी चैलेंजेस है, लेकिन उनका रिलेशनशिप विद स्ट्रेस अलग है। वो स्ट्रेस को टेम्पररीली एक्नॉलेज करते हैं और फिर लेट गो करते हैं। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है ननकुरुनाइसा, मतलब एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड। ये नाइविटी नहीं है, ये डीप ट्रस्ट है। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन लाइफ, ट्रस्ट दैट स्ट्रगल इज टेम्पररी। और ये ट्रस्ट कॉर्टिसोल लेवल्स कम करता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है। कितनी चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें स्ट्रेस देती है, और उनमें से कितनी एक्चुअली तुम्हारे कंट्रोल में है? काफ़ी कम। लेकिन तुम उन सब पर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी देते हो। ननकुरुनाइसा, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, फाइंडिंग द वाई। एक डॉक्टर था, विक्टर फ्रैंकल, वियना का साइकाइट्रिस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, ऑशविट्स, दुनिया की सबसे डार्क जगह। वहाँ उन्होंने देखा कुछ लोग टूट गए, कुछ लोग सरवाइव कर गए, और इन्होंने ऑब्जर्व किया जो लोग सरवाइव किए उनके पास एक चीज़ थी जो बाकियों के पास नहीं थी, अ रीज़न टू लिव, एक वाई। एक आदमी था जो अपनी बेटी के लिए जीना चाहता था। एक औरत थी जो अपनी बुक लिखने की ख्वाहिश रखती थी। एक म्यूजिशियन था जो सोचता था अगर मैं बच्चा तो मैं संगीत का लूँगा। फ्रैंकल ने कहा, He who has a why to live for can bear almost any how. ये एक profound truth है। जब तुम्हारा why clear होता है तो how find हो जाता है। जब तुम्हारा purpose defined होता है तो obstacles manageable लगते हैं। जब तुम्हारा ikigai alive होता है तो लाइफ में मीनिंग होती है, चाहे circumstances कितनी भी मुश्किल हो। फ्रैंकल ने इस डिस्कवरी पर एक थियरी बिल्ड की, लोगोथेरेपी, मीनिंग के थ्रू हीलिंग। और मिरालस और गार्सिया कहते हैं, इकिगाई इज द जापानीज वर्जन ऑफ लोगोथेरेपी।
दोनों कहते हैं एक ही चीज़ अलग लैंग्वेजेस में। फाइंड योर रीज़न टू लिव एंड लिव इट फुली। द सर्च फॉर मीनिंग। लेकिन मीनिंग ढूंढना इजी नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं। मैं अपना पैशन ढूंढता हूँ, मैं अपना पर्पस फाइंड करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। और ये सर्च कभी कभी एंजाइटी क्रिएट करती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, एक प्रेशर की, मैं सबको पता है क्या करना है, मुझे क्यों नहीं पता। लेकिन इकिगाई फिलॉसफी कहती है पर्पस सर्च करने की चीज़ नहीं है, पर्पस डिस्कवर करने की चीज़ है। डिफरेंस? सर्च में तुम बाहर देखते हो, डिस्कवर में तुम अंदर देखते हो। और अंदर देखने के लिए टाइम चाहिए, स्टिलनेस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। तो ये सवाल करो, क्या है जो तुम बिना किसी रिवॉर्ड के करते हो? क्या है जो तुम करते वक्त टाइम भूल जाते हो? क्या है जिसमें तुम नेचुरली अच्छे हो? क्या है जो दुनिया को थोड़ा बेटर बना सकता है? उन आंसर्स के इंटरसेक्शन में तुम्हारा इकिगाई है। चैप्टर 4 इकिगाई, द 4 सर्कल्स। अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो इस बुक का हार्ट है, द 4 सर्कल्स ऑफ इकिगाई। ये एक विजुअल कॉन्सेप्ट है। 4 सर्कल्स है और जहाँ ये चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं वहाँ तुम्हारा इकिगाई है। सर्कल 1, व्हाट यू लव। वो चीज़ें जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी देती है, जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हें अलाइव फील कराती है। सर्कल 2, व्हाट यू आर गुड एट। तुम्हारे नेचुरल टैलेंट्स, तुम्हारी स्किल्स, वो चीज़ें जो तुम दूसरों से बेटर करते हो। सर्कल 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। कहाँ तुम्हारे स्किल्स किसी की हेल्प कर सकती हैं, कहाँ तुम्हारा लव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सर्कल 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। क्या तुम्हारा पर्पस फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी हो सकता है। अब देखो, अगर सिर्फ सर्कल 1 और 2 ओवरलैप करें तो तुम्हारे पास पैशन है लेकिन मे बी इनकम नहीं। अगर सिर्फ सर्कल 2 और 4 ओवरलैप करें तो तुम्हारे पास प्रोफेशन है लेकिन मे बी लव नहीं। अगर सिर्फ सर्कल 1 और 3 ओवरलैप करें तो तुम्हारे पास मिशन है लेकिन मे बी स्टेबिलिटी नहीं। अगर सिर्फ सर्कल 3 और 4 ओवरलैप करें तो तुम्हारे पास वोकेशन है लेकिन मे बी जॉय नहीं। लेकिन जब सब 4 सर्कल एक जगह मिलते हैं तब आता है इकिगाई, वो स्टेट जहां तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम अच्छी तरह करते हो, जिससे दुनिया को कुछ मिलता है और जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ये रेयर स्टेट है, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें पहले सीरियसली उन चारों क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना पड़ता है। और ये इजी नहीं है क्योंकि हम में से बहुत लोग अपने पैशन को दबाते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे, लोग हंसेंगे। लेकिन ओकिनावा के 100 साल के लोग तुम्हें बताएंगे जो तुम्हें खुशी नहीं देता वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल हो। सोचो, चारों सर्कल्स में जवाब लिखने की कोशिश करो, धीरे धीरे, बिना जजमेंट के, और देखो कहाँ वो ओवरलैप होता है। एक 98 साल के बड़े ने कहा, मैं अपने हाथ से खाना उगाता हूँ,
जब मैं देखता हूँ कि फसल उगती है, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। एक 94 साल की औरत ने कहा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बार बार मिलती हूँ। हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन बातों में मेरी पूरी जिंदगी है। एक 101 साल के बड़े ने कहा, मुझे कराटे में 50 साल से ज़्यादा हो गए। मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि जब मैं करता हूँ मैं फिर से 20 साल का हो जाता हूँ। क्या नोटिस किया? इनके आंसर्स में कोई ग्रैंड मिशन नहीं था, कोई वर्ल्ड चेंजिंग गोल नहीं था। सबके पास कुछ छोटा था, छोटा लेकिन रियल, छोटा लेकिन कंसिस्टेंट, छोटा लेकिन जॉयफुल। यही इकिगाई है। छोटी चीज़ें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। तुम अपनी जिंदगी में क्या छोटी चीज़ है जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी देती है, जो तुम रेगुलरली करते हो, जो बिना किसी रीज़न के वैल्यूएबल है? शायद तुम्हें पता है, शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वो है ढूंढना। द इकिगाई लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट हैबिट्स की, वो डेली रिचुअल्स जो ओकिनावा के लोगों को इतना लंबा और खुश जीने देते हैं। हैबिट नंबर 1, बिगिन ईच डे विद इंटेंशन। ओकिनावा में लोग सुबह एक रिचुअल से शुरू करते हैं। कोई टी सेरेमनी करता है, कोई अपने गार्डन में जाता है, कोई मेडिटेशन करता है, लेकिन सबका एक कॉमन थ्रेड है। वो दिन शुरू करने से पहले रुकते हैं। वो रश नहीं करते, वो इमीडिएटली फ़ोन नहीं पकड़ते, वो क्वाइटली, पर्पसफुली दिन का इरादा सेट करते हैं। तुम्हारा सुबह कैसी है? क्या पहला काम फ़ोन चेक करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, एंग्शियसली न्यूज़ देखना है? ओकिनावा का लेसन, अपनी सुबह अपनी होनी चाहिए। पहला 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा। इंटेंशन सेट करो, शुक्र करो, स्लोली स्टार्ट करो। 60. हैबिट नंबर 2, फाइंड फ्लो इन एवरीडे टास्क्स। फ्लो, साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंटमिहाई का कॉन्सेप्ट। फ्लो वो स्टेट है जब तुम किसी काम में इतने एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो कि टाइम का पता नहीं चलता, हंगर का पता नहीं चलता, वरीज डिसअपियर हो जाती है। ओकिनावा के लोग फ्लो ढूंढते हैं हर जगह, खाना बनाना में, गार्डन करना में, गीत गाने में, कराटे करने में। ये फ्लो उनका डेली इकिगाई है। हर छोटे काम में एक मेडिटेटिव क्वालिटी ढूंढ लेते हैं। तुम कब फ्लो फील करते हो? जब तुम कोड लिखते हो, जब तुम ड्रॉ करते हो, जब तुम खाना बनाते हो, जब तुम म्यूजिक बजाते हो, जब तुम बच्चों को पढ़ते हो। जो भी तुम्हारा फ्लो ट्रिगर है, यूज आइडेंटिफाई करो और यूज ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि फ्लो में बिताया वक्त सबसे वैल्यूएबल वक्त है। हैबिट नंबर 3, नर्चर योर फ्रेंडशिप्स। ओकिनावा में एक प्रैक्टिस है यूई मारू, मतलब कम्युनिटी कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना। लोग एक दूसरे के काम आते हैं, बिना हिसाब के, बिना रिकॉर्ड के, बस इसलिए क्योंकि यही सही है। ये फ्रेंडशिप्स शैलो नहीं है, डीप है, ओल्ड है, जेन्युइन है। रिसर्च कहती है हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी हेल्थ से। लोनली लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, लोनली लोग जल्दी मारते हैं, क्योंकि लोनलीनेस लिटरली बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है। डीप फ्रेंडशिप्स इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हैप्पीनेस इंक्रीज करते हैं,
लाइफ एक्सटेंड करते हैं। तुम्हारी फ्रेंडशिप्स कैसी है? क्या तुम्हारे पास कोई है जिससे तुम सच में बात कर सको? कोई जो तुम्हें जज ना करे? कोई जिसके सामने तुम मास्क ना पहनो? अगर नहीं तो शायद यही तुम्हारा नेक्स्ट इकिगाई प्रोजेक्ट है, उन रिलेशनशिप्स को नर्चर करना जो मैटर करते हैं। चैप्टर 7 द इकिगाई ऑफ ईटिंग वेल, द ओकिनावा डाइट। ओकिनावा का खाना सिंपल है, हम्बल है, लेकिन पावरफुल है। गोया, अ बिटर मेलन, ओकिनावा का सुपर फूड। टोफू, प्रोटीन का सबसे क्लीन सोर्स। स्वीट पोटैटोज, एनर्जी का फाउंडेशन। टर्मरिक टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर हाउस। सीवीड, मिनरल्स का ट्रेजर। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने रिसेंटली डिस्कवर किए, ओकिनावा के लोग सादियों से खा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं कि क्या खाते हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैसे खाते हैं। माइंडफुली खाते हैं, स्लोली खाते हैं, ग्रेटफुली खाते हैं, टुगेदर खाते हैं। खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है उनके लिए, खाना एक रिचुअल है, खाना एक कम्युनिटी एक्ट है, खाना एक वे ऑफ सेइंग मैं इस ज़िंदगी के लिए ग्रेटफुल हूँ। तुम्हारा खाने का रिलेशनशिप कैसा है? क्या तुम खाते वक्त प्रेजेंट होते हो, या फ़ोन देख के खाते हो, या टीवी के सामने खाते हो, या जल्दी में खाते हो? एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो आज। एक मील बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाओ। हर बाइट को फील करो, फ्लेवर्स नोटिस करो और देखो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स, द इकिगाई ऑफ स्टेइंग एक्टिव। ओकिनावा में कोई मैराथन नहीं होते, कोई आयरनमैन कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, लेकिन सब लोग मूव करते हैं, हर दिन, हर बार, नेचुरली। रेडियो टाइसो, जापान का फेमस मॉर्निंग एक्सरसाइज ट्रेडिशन। हर सुबह जापान की मिलियंस ऑफ पीपल स्कूल्स में, ऑफिसेज में, पार्क्स में एक सिंपल 10 मिनट रूटीन करते हैं साथ में। ये इंटेंस नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंसी इज़ द मैजिक। ओकिनावा के लोग भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स करते हैं, कराते, ताइची, चीगोंग। स्लो मूवमेंट्स, माइंडफुल ब्रीदिंग, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ये फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा है, ये मेडिटेशन इन मोशन है। बॉडी को मूव करते वक्त माइंड सेटल होती है, और ये कॉम्बिनेशन फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल पीस, यही है लॉन्जेविटी का एक बड़ा राज। तुम्हारे लिए क्या है? योगा, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग? कुछ तो होगा जो तुम्हारा बॉडी एंजॉय करता है। शायद तुमने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था, या मोटिवेशन नहीं थी, या कंसिस्टेंट नहीं रहे। लेकिन एक सिंपल रूल, हर रोज़ 20 मिनट, कुछ भी, कंसिस्टेंट, यही काफ़ी है। यही ओकिनावा का राज है। Chapter 9 Resilience and Wabi-Sabi, the Art of Imperfection। जापान की एक और ब्यूटीफुल फिलॉसफी है, वाबी-साबी। इसका मतलब है फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जो चीज़ इम्परफेक्ट है उसमें ब्यूटी ढूंढना, जो चीज़ ब्रोकन है उसमें आर्ट देखना, जो चीज़ टेम्परेरी है उसमें प्रेशियसनेस फील करना। जापान में एक आर्ट फॉर्म है किंत्सुगी। जब कोई सिरेमिक बोल टूट जाता है तो उसे फेंक नहीं देते, उसे सोने की लैकर से जोड़ देते हैं, और वो क्रैक्स जो था टूटे वो गोल्ड से फिल हो जाते हैं, और वो बोल
पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है क्योंकि उसकी स्कार्स दिखती है और वो स्कार्स उसकी स्टोरी है। ये फ़िलॉसफी अप्लाई होती है लाइफ पर। तुम्हारे फेलियर्स तुम्हारी क्रैक्स हैं, तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स तुम्हारे ब्रोकन पीसेस है, तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हारे इम्परफेक्शंस है। लेकिन किंत्सुगी कहता है, इन क्रैक्स को छुपाओ मत, इन्हें गोल्ड से भरो। अपनी स्टोरी को शर्म से मत देखो, उसे प्राइड से देखो, क्योंकि तुम्हारा जो टूट चुका है, तुम्हारा जो ब्रोकन था, वही तो तुम्हें बनाता है तुम्हारा कौन सा हुआ क्रैक है जो तुम्हें शर्म आती है? कौन सी फेलियर जो तुमने छुपाई है? कौन सी स्ट्रगल जो तुमने इनविजिबल रखने की कोशिश की? क्या हो अगर तुम उसे गोल्ड से भरे? क्या हो अगर तुम उसे एक्सेप्ट करे, नहीं सेलिब्रेट करे? वाबी साबी कहता है, तुम्हारे इम्परफेक्शंस तुम्हारा सबसे ह्यूमन हिस्सा है और ह्यूमैनिटी में ब्यूटी है। मोनो नो अवेयर, द बिटर स्वीट ब्यूटी ऑफ लाइफ। एक और जापानीज काव मतलब है, एक और जापानी पीछे सकती। एक और जापानीज कॉन्सेप्ट, मोनो नो अवेयर। इसका रफ ट्रांसलेशन, द बिटर स्वीट अवेयरनेस ऑफ इम्परमानेंस। जो चीज़ खूबसूरत है वो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। चेरी ब्लॉसम्स जापान में क्यों इतने सेलिब्रेटेड है? क्योंकि वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए खिलते हैं। अगर वो साल भर होते तो इतने स्पेशल नहीं लगते। उनकी ब्यूटी उनकी टेम्परेरीनेस में है। यही तुम्हारी लाइफ के साथ है। ये खूबसूरत मॉर्निंग्स, ये डीप कॉन्वर्सेशंस, ये मोमेंट्स ऑफ जॉय, ये पीपल हु लव यू, ये सब टेम्परेरी है और इसलिए प्रेशस है। मोनो नो अवेयर कहती है, फुल्ली फील करो, पूरी तरह से प्रेजेंट रहो, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई मोमेंट है आज, कोई अच्छा खाना, कोई पुराना दोस्त, कोई खूबसूरत सनसेट, उस पर अटेंशन दो, उसमें घुस जाओ, क्योंकि यही है लाइफ का असली वेल्थ। चैप्टर 10, फाइंडिंग योर ओन इकिगाई। अब हम पहुंच रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पर, तुम्हारा अपना इकिगाई। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूं। स्टेप 1, स्टॉप एंड लिसन। हम इतनी ज़्यादा स्पीड में हैं, बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, नॉइजी है, और इस नॉइज़ में हमारी इनर वॉइस दब जाती है। वो विस्पर जो कहती है, ये करो, ये तुम्हारा है। तो पहला स्टेप है, रुक जाओ। 1 हफ्ते में कुछ टाइम निकालो, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना नॉइज़ के। बस इन सवालों के जवाब स्कैटर्ड होंगे, इम्परफेक्ट होंगे, लेकिन ऑनेस्ट होंगे, और उन्हीं ऑनेस्ट आंसर्स में तुम्हारा इकिगाई छुपता है। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल। इकिगाई डिस्कवर हो गया, अब उसे ग्रैंड जेस्चर बनाना ज़रूरी नहीं। ओकिनावा के लोग ये नहीं कहते, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल लूँगा। वो कहते हैं, मैं आज ये छोटी चीज़ करूँगा। अगर तुम्हारा इकिगाई पेंटिंग है, आज एक स्केच बनाओ। अगर तुम्हारा इकिगाई टीचिंग है, आज किसी को कुछ सिखाओ। अगर तुम्हारा इकिगाई गार्डनिंग है, आज एक बीज लगो। छोटे एक्शंस कंसिस्टेंसी से एक पूरी ज़िंदगी बन जाते हैं। स्टेप 4, बी पेशेंट।
इकिगाई एक डेस्टिनेशन नहीं है, इकिगाई एक जर्नी है, और ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है। तुम्हारा इकिगाई 30 साल की उम्र में कुछ और हो सकता है, 50 में कुछ और, 80 में कुछ और। ये इवॉल्व करता है और ये ठीक है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि तुम कनेक्टेड रहो अपने इकिगाई से, हर दिन, हर मोमेंट में। सोचो, ओकिनावा को एक बार फिश करने के लिए तुम्हारा 5 गल सकता है, हर बार बेशर्त लगेंगे। इन कोड में है सर कि तुम्हारा पीछ कनेक्टेड रहो अपने इकिगाई से, हर दिन, हर मोमेंट में। सोचो ओकिनावा को कि बार बार पर समझाएंगे। सबसे वजरों देखना है, और कलों से एक बात बना वहीं ये 5 कर सकते हैं। इन तरफ ने जिंदगी सबसे वजर ये 1-5 हर सोच कर दे। ये 1-5 हर सोच कर कि तुम्हारा इकिगाई बना है कि कुछ और हो सकता है। सबस 1-5 हर सोच कि तुम्हारा इकिगाई बना कर दे है। ये इज़नी और इंक्लुमशन में बन जाता है। सोचो ओकिनावा को कि तुम ही पैद कर सकता है। मैं 1-5 कर कि तुम्हारे एक इकिगाई सकता पड़ सकता है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि तुम्हारा इकिगाई छोटी चीज़ बनाना है, हर दिन, हर मोमेंट में। उन्होंने कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं डिस्कवर किया, उन्होंने कोई मिरेकल फॉर्मूला नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ ये किया, हर सुबह उठ के एक रीज़न ढूंढते हैं जीने का। अपने लोगों के साथ है, अपना काम ध्यान से करते हैं, छोटी चीज़ें में खुशी ढूंढते हैं, और शाम को ग्रेटफुल होके सो जाते हैं। इतना सिंपल, इतना प्रोफाउंड, और तुम्हारे लिए ये सब पॉसिबल है, अभी भी, आज भी, इस मोमेंट में भी। तुम्हारा इकिगाई कोई और नहीं ढूंढेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन गाइड करो अपने आप को उन 4 सवालों से, जो तुम्हें लव है, जो तुम अच्छा करते हो, जो दुनिया को चाहिए, जो तुम्हें सस्टेन कर सकता है। और उस सेंटर में एक क्वाइट, ग्लोइंग, वार्म लाइट है, तुम्हारा इकिगाई। यूज ढूंढ लो, यूज जियो, और फिर देखो कितनी लंबी, कितनी खूबसूरत, कितनी मीनिंगफुल होती है तुम्हारी जिंदगी। ओकिनावा के एक 100 साल के बड़े की एक बात याद आती है मुझे। उनसे किसी ने पूछा, क्या आप कभी मारने से डरते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, मारने से नहीं, मैं तो उस दिन से डरता हूं जब कोई रीज़न ना हो उठने का। तो हर सुबह उठने का रीज़न रखो, एक छोटा सा रीज़न, एक जेन्युइन रीज़न, एक तुम्हारा अपना रीज़न। इकिगाई।